तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपने स्टडी को लगातार कर रहे होंगे। फिजिक्स अनबॉक्सिंग में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो पिछले टाइम में हमने डिस्कस किया था कूलॉम का नियम, जिसके अंदर फॉर्मूला आ चुका था F बराबर K(Q1Q2)/r²। देखो वो फोर्स निकाला था हमने दो आवेशों के मध्य, दो आवेश थे जो स्थिर अवस्था में रखे हुए थे, उनके मध्य बल की प्रकृति आकर्षण भी थी और प्रतिकर्षण भी थी। ठीक है, आज हम उसी के आगे जस्ट एक टॉपिक आता है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम लॉ। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि जो हमने बल पढ़ा था, आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो बल है वो कौन सी राशि है, किस राशि के अंतर्गत आती है, वो है सदिश राशि के अंतर्गत आती है। और आप जानते हैं सदिश होती है तो सदिश के अंदर क्या क्या होता है, वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो। कहने का मतलब परिमाण भी रहे और दिशा भी रहे, उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश बोलते। हाँ, तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि कूलॉम का नियम क्या है। तो अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना है, बेटर समझना है, तो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर चेकआउट करना और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो देखना कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करते हैं। देखो हम देख चुके हैं कि हम कूलॉम का नियम कब पढ़ते हैं, दो आवेश लेते हैं पहले तो Q1 और Q2। ठीक है, दोनों स्थिर अवस्था में थे, फिर दोनों आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पे मैंने रखा था। फिर मान लिया मैंने ये जो दोनों आवेश है वो सजातीय प्रकृति के हैं। सजातीय प्रकृति से तात्पर्य है या तो दोनों प्लस रहे होंगे या दोनों ही माइनस रहे होंगे। और सजातीय प्रकृति का मतलब ये भी होता है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे तो किस डायरेक्शन में होंगे, देखो ये इस पे बल लगाएगा बाहर की तरफ, ये इस पे बल लगाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, इस वाले ने इस वाले पे बल लगाया है, ये इस वाले को बाहर की तरफ धकेलेगा, मतलब ये इसके अनुदिश इस पे क्या लगा रहा होगा, बल लगा रहा होगा, ये वाला इस पे बल लगा रहा होगा। ठीक है, इस वजह से दोनों क्या हो रहे होंगे, प्रतिकर्षित हो रहे होंगे। ठीक है, अब इसी डायग्राम को मैं 2D में दिखा रहा हूँ आपको, है ना, देखना जरा, इस चीज़ को हम करने वाले हैं। तो देखो जरा, हमने क्या किया है, एक XY प्लेन लिया है, XY प्लेन लिया है। ठीक है, ये मैंने X और Y प्लेन ले लिया है, ये XX है और ये क्या है, YX है। अब ये क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। मैंने माना है यहाँ पे कोई आवेश Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे कोई आवेश Q1 रखा हुआ है और यहाँ पे कोई आवेश Q2 रखा हुआ है। ठीक है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से r दूरी पे रखे होते हैं, वही वाली व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, जब हम सदिश निरूपण पढ़ते हैं, सदिश को प्रदर्शित करते हैं उसकी स्थिति को, तो हम यहाँ पे काम में लेते हैं स्थिति सदिश। क्या काम में लेते हैं, स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, स्थिति सदिश से तात्पर्य यह है कि किसी बिंदु के अगर हमको कोऑर्डिनेट देखने हैं कि को किस स्थिति में है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, स्थिति सदिश का। स्थिति सदिश को r से डिनोट करते हैं, r वेक्टर से। ठीक है, यहाँ पे देखना, मैं Q1 की स्थिति और स्थिति सदिश कैसे देखे जाते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष देखे जाते हैं, मतलब मूल बिंदु से ही स्थिति सदिश देखे जाते हैं। तो देखो Q1 की स्थिति मेरे को देखनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको मूल बिंदु से जोड़ दूंगा। ठीक है, जिसकी भी स्थिति देखनी हो उसको मूल बिंदु से स्टार्ट करना है और जिस बिंदु की देखनी है उसकी तरफ क्या खींचनी है, एक एरो खींचनी है, लाइन खींचनी है और एरो की डायरेक्शन उस बिंदु की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश किसका है, 1 का, मतलब R1 का मतलब क्या है, Q1 का स्थिति सदिश। और Q1 का स्थिति सदिश से तात्पर्य यह है कि ये क्या दिखाते हैं, यहाँ पे स्थिति दिखाते हैं। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर मेरे को Q2 की स्थिति देखनी है तो भी मैं क्या करूँगा, मूल बिंदु से Q2 को अटैच करूँगा, जोड़ दूंगा और जिस बिंदु की स्थिति देखनी होती है उस बिंदु की तरफ क्या करूँगा, एरो का निशान लगाऊंगा। और ये Q2 है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया है R2। क्या बोल दिया है, R2। वैसे एक्चुअल में इसको यहाँ पे किताबों में R01 भी बोल सकते हैं, R02 भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता चला, यहाँ पे R1 क्या है बताना। देखिए यहाँ पे R1 वेक्टर क्या है, Q1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश है। ठीक है, और R2 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है Q2 का स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश से तात्पर्य ये होता है कि उसे जिस बिंदु की स्थिति देखनी है उसे मूल बिंदु से स्टार्ट करते हैं और उस बिंदु की तरफ एक एरो का निशान लगा देते हैं। ठीक है, स्थिति सदिश।
लिख लेना आप इनको, ठीक है। और देखना ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे हुए हैं। कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, r दूरी पे रखे हुए हैं। इसको मैं अच्छे से बना देता हूँ, r दूरी पे रखे हुए हैं। इसका भी स्थिति सदिश देखो क्या क्या होगा। पहले इस दूरी को यहीं पे रोकना। अब सुनना, Q1 और Q2 दोनों ही कौन से आवेश हैं, सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है। और सजातीय आवेशों से तात्पर्य ये है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पे प्रतिघर्षण बल लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। तो Q1 ने Q2 पे बल लगाया होगा तो वो ये वाला बल किस डायरेक्शन में आएगा, इसी लाइन के अनुदिश आएगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, फोर्स बोल दूंगा। इसको मैं वापस से बना देता हूँ, ये यहाँ पे क्या है, Q2 है। Q2 ने Q1 पे बल लगाया होगा, ये भी इसी दिशा के अनुदिश रहेगा, ठीक है। देखो Q1 ने Q2 पे बल लगाया, यानी कि ये Q1 क्या चाहता है, Q2 क्या जाए, बाहर की तरफ जाए। यानी Q1 ने Q2 पे बल लगाया, कितना, F। किसने किस पे बल लगाया, Q1 ने Q2 पे लगाया। देखो 2 पर बल किसके कारण है, 1 के कारण। और फोर्स बल एक कौन सी राशि है, सदिश है, तो इस पे क्या लगा दिया मैंने, वेक्टर लगा दिया। देखना जरा Q1 पे बल, Q1 पे बल किसके कारण है, Q2 के कारण है। तो मैं क्या करूँगा, ये बल किस पे लगाया मैंने, 1 पे। आवेश 1 पर बल किसकी वजह से, 2 की वजह से। इस पे मैंने क्या लगा दिया है, वेक्टर लगा दिया है। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। 11वीं क्लास में आप वेक्टर पढ़ के आए हो तो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और देखना, अगर F21 की दिशा कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है, 1 से स्टार्ट हो रही है और 2 की तरफ जा रही है। अगर मैं दूरी नापना चाहूँगा, देखो Q1 से Q2 की दूरी नाप सकता हूँ। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापना चाहता हूँ तो ये वाली दूरी कौन सी होगी, 1 से स्टार्ट हो रहा हूँ, 2 की तरफ जा रहा हूँ, और किसके अनुदिश है, 2 1 के अनुदिश है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोलूँगा, R21 वेक्टर। और R21 वेक्टर का तात्पर्य यह है कि ये भी R21 क्या है, एक स्थिति सदिश है। अब की बार अगर मैं दूरी यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँ नापना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस वाली दूरी को मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को मैं क्या बोलूँगा, समझना वापस से। इसको मैं यहाँ पे बोलूँगा R किसके अनुदिश चल रहे हैं, 1 2 के अनुदिश। तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे, R12 का वेक्टर। ये R21 कौन किस दिशा में था, इस डायरेक्शन में था क्या। अब जरा गौर करना, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक जाओ या फिर यहाँ से यहाँ तक आओ, दोनों ही दूरियां क्या रहेगी, बराबर रहेगी, चाहे किधर से नापूं। देखो एक बार आप यहाँ से मेजरमेंट करना स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आ चुके हो, तो भी दूरी वही रहेगी। और यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक जा रहे हो तो भी दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है, पहले तो ये लिखो कि R21 और R12 है क्या। आप बताओ R12 क्या है, R12 क्या है। देखना R12 की डायरेक्शन किस दिशा में है, इस दिशा में है। यानी कि Q1 का क्या है, 1 का स्थिति सदिश, Q1 का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष है, Q2 के सापेक्ष बोलेंगे इसको। ये लिखने का तरीका होता है वेक्टर के अंदर। और R21 वेक्टर को क्या बोलेंगे, 2 का स्थिति सदिश, Q2 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्थिति सदिश Q1 के सापेक्ष, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं ऐसे बोल रहा था, ये जो R12 है और R21 है, ये दोनों ही क्या है, बराबर है। इनका दोनों का ही परिमाण क्या है, बराबर है। R12 बराबर है किसके, R21। अगर आपने यहाँ पे परिमाण की बात की है तो यहाँ पे क्या लगाओगे, मोड लगाओगे, ठीक है। तो आपने देखा ये जो दोनों दूरियां हैं वो दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन डायरेक्शन देखना, एक इस डायरेक्शन में है R12 और R21 किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना, ये आगे काम में आएगी कि दोनों का क्या है, परिमाण समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। और ज़रा देखना F12 को क्या बोलेंगे और 21 को क्या बोलेंगे। F12 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे F12 को क्या बोलेंगे, 1 का। देखो इसको ऐसे बोलते हैं 1 पर बल, यानी कि Q1 पर बल, Q1 पर बल किसकी वजह से, 2 की वजह से, है ना। Q2 नहीं, इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको बोलेंगे F12 को, F12 को यहाँ पे बोलेंगे 1 पर बल 2 के कारण, Q1 पर बल Q2 के कारण बोलेंगे इसको, ठीक है। देखो 1 इसको बोलते हैं पर और इसको बोलते हैं के कारण,
के कारण। तो इसको बोलेंगे कैसे, बल 1 पर यानी कि Q1 पर किसकी वजह से, Q2 की वजह से, तो Q1 पर बल Q2 के कारण, इसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पे F21 को क्या बोलेंगे, पर के कारण, यानी कि Q2 पर बल Q1 के कारण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और जरा देखना, यहाँ पे एक नाम आता है एकांक सदिश। क्या आता है, एकांक सदिश। देखो एकांक सदिश से क्या तात्पर्य है, एकांक सदिश से तात्पर्य होता है जहां पर हमको क्या दिखानी हो, दिशा दिखानी हो, डायरेक्शन दिखानी हो, यानी कि वे सदिश जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से करते हैं, दिशा दिखाने के काम में लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एकांक सदिश बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन वेक्टर बोलते हैं इनको। अब यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं इनको, है ना। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कोई ए सदिश है, इसके ऊपर क्या लगाना होता है, केप। इसका मतलब क्या है, कोई सदिश ए है, ये किसको दिखा रहा है, उसकी एकांक सदिश, मतलब उसकी दिशा को दिखा रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या है वो भी याद रखना, जो सदिश है उसका वेक्टर और उसी सदिश का क्या लेना है, यहाँ पे परिमाण लेना है। क्या लेना है, उसका परिमाण लेना है, यानी कि सदिश और उसी सदिश का परिमाण, यही क्या कहलाता है, उसकी एकांक सदिश कहलाता है। और यही चीज क्या दिखाती है, परिमाण को दिखाती है। कहने का मतलब देखना जरा, अगर हम किसी सदिश राशि को लिखते हैं, किसी भी सदिश राशि को लिखते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है उसका परिमाण, मैग्नीट्यूड बोलते हैं उसे, और एक होती है उसकी डायरेक्शन, उसे बोलते हैं दिशा बोलते हैं। तो जरा देखना, मेरे को किसी सदिश को अगर लिखना है तो उसको एक तो वहां पे होना चाहिए परिमाण, और एक उसके जस्ट आगे क्या होनी चाहिए, दिशा। तो देखना, दिशा दिखाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, एकांक सदिश का। और एकांक सदिश का साइन क्या है, जो भी सदिश दे रखा है उस पर क्या लगा देंगे, केप लगा देंगे। क्या बोलेंगे, केप लगा देंगे। और परिमाण, मैग्नीट्यूड अभी हम देखेंगे कि जो बल का परिमाण है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कितना आया था, Q1 Q2 अपॉन R², यही तो आया था। ये परिमाण है और ये किसको दिखाएगा, दिशा को। देखो यहाँ पे अगर आप R लोगे, यहाँ पे सब जगह अगर R लिख रहे हो तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, R वेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, R वेक्टर आना चाहिए, R कैप आना चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये क्या हो चुकी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो फोर्स है, बल है, वो कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखना जरा, बल एक सदिश राशि है, तो इसके अंदर इसका परिमाण भी होना चाहिए और साथ में इसकी डायरेक्शन, दिशा भी होनी चाहिए। दिशा दिखाने के लिए एकांक सदिश का उपयोग करेंगे, परिमाण इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इस वीडियो में जरा हम ये देखने वाले हैं, अभी मैंने डेरिवेशन स्टार्ट नहीं किया, ये बेसिक था जो हमको आना चाहिए था, ठीक है। एक बार इसको आप देख लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। देखना, जो बेसिक चीजें थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। अब क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको, Q1 पर बल किसकी वजह से होगा, ये Q2 इस Q1 पे बल लगाएगा, कितना लगेगा, F12। एक तो ये निकालना है, और एक F21, इस 2 वाले पे बल कौन लगाएगा, Q1 वाला लगाएगा, ये Q1 लगाएगा, एक ये बल निकालना है। दोनों बल निकालने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट को आपको याद रखना है, और वही क्या होगा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखना जरा, हमने देख लिया है R21 और R12, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसकी वजह से देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर लगाना भूल गया था, तो यहाँ पे आप लगा लेना, ये वेक्टर होगा। ये परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, हम देखेंगे। और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम ज्यादातर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम करने वाले क्या है, देखना जरा, एक बार तो हम F12 निकालेंगे, F12, और एक बार निकालेंगे F21। तो दोनों का ही मतलब क्या है मैंने पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देखो, Q1 पर बल किसकी वजह से, Q2 के कारण, ठीक है। Q1 पर देखो, इस Q1 पे बल कौन लगाएगा, ये Q2 तो लगाएगा, वो भी कितना लगाएगा, F12। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, Q1 पर बल Q2 के कारण। इसको क्या बोलेंगे, 1 पर बल 2 के कारण, तो यहाँ पे बोलेंगे 2 पर बल 1 के कारण, Q2 पर बल Q1 के कारण, ठीक है। और यही हम निकालने वाले हैं। तो देखना जरा, पहले लिखेंगे Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, बताओ कितना होगा,
Q1 आवेश की, इसकी वजह से इस पे बल कितना है, F12 है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, F21 वेक्टर क्या होता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और देखो 21 किस दिशा में है, इस दिशा में है, और इस दिशा में दूरी भी कितनी होनी चाहिए, R21 है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, R21 वेक्टर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये इसके बाद देखो ये चीज़ तो किसको दिखा रही है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण को दिखा रही है। अब परिमाण के साथ साथ सदिश में क्या होती है, दिशा, और दिशा दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एकांक सदिश का। तो बताना R21 का एकांक सदिश क्या लेना पड़ेगा मेरे को, R21 कैप लेना पड़ेगा। देखना यहाँ पे ये R21 क्या है, ये क्या है, एकांक सदिश। ये क्या है, एकांक सदिश। और एकांक सदिश किसके लिए काम में आते हैं, दिशा दिखाने के काम में आते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एकांक सदिश, और ये किस काम में आते हैं, दिशा दिखाने के काम में आते हैं। तो ये रहा परिमाण और ये रही दिशा, ये किसके बराबर होनी चाहिए, सदिश के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, समझाने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है। और देखना इसी वाले को थोड़ी देर के लिए यहीं पे रोकना। अब फिर यहाँ पे देखेंगे हम इसी के बगल में यहीं पे Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल कितना होगा, Q1 पे कितना बल लगा रहा है, F12। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, F12 का वेक्टर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन, देखो 12 किस दिशा में है, इस दिशा में है, तो दूरी कौन सी लेनी पड़ेगी मेरे को, 12 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। ये परिमाण है, इसके साथ क्या लिखनी पड़ेगी, दिशा, और दिशा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे R12 का एकांक सदिश क्या लूंगा, R12 कैप लूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आगे चलना देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखना R21 क्या है, ये है एकांक सदिश, एकांक सदिश है। और ये यहाँ पे ये भी क्या है, एकांक सदिश है। मैं यहाँ पे इसको यहीं पे रोकता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे एक चीज़ समझना, वो क्या है, त्रिभुज इसको नाम दे दे O, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में कौन सा नियम लगाएंगे, सदिश योग नियम लगाएंगे। त्रिभुज सदिश योग है ना, त्रिभुज सदिश योग नियम लगाओ। देखे त्रिभुज सदिश योग नियम, ये क्या होता है पहले समझो। जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कोई दो भुजाएं, ये कोई भुजा A है, इसी के जस्ट बाद में कोई भुजा कौन सी है, B है, B वेक्टर है। कोई दो ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल की एक साइड है, ये ट्रायंगल की दूसरी साइड है, त्रिभुज की एक भुजा और ये दूसरी भुजा, दोनों किस क्रम में है, एकांतर क्रम में है। देखो एक के बाद एक क्रम में है, ठीक है। तो तीसरी भुजा, ये तीसरी भुजा ये होगी क्या, विपरीत क्रम में। देखो भुजाओं का क्रम इस प्रकार था, तो ऐसे आनी चाहिए थी, ये इस जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, तो ये ऐसे आनी चाहिए थी। तो विपरीत क्रम कौन सा होगा, विपरीत क्रम होगा यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा। तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इनके योग को प्रदर्शित करेगी, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इनके योग को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। और यही क्या है, ट्रायंगल लॉ है, त्रिभुज का सदिश योग नियम है। समझ में आया होगा। दो भुजाएं होगी, एक क्रम में होगी, तो तीसरी भुजा क्या रहेगी, विपरीत डायरेक्शन में उन दोनों के योग को प्रदर्शित करती हैं। और यही क्या है, त्रिभुज के सदिश योग का नियम है। तो देखना जरा, मैं इसी चीज को यहीं पे समझा रहा हूँ। आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, OAB की। तो O के बाद कहाँ जाना है, A पे, A के बाद B पे। तो देखना O से लेके A तक एक लाइन खींची हुई है, O से लेके A तक एक लाइन खींची हुई है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, R1 वेक्टर, ठीक है। A के बाद B की तरफ, A के बाद B की तरफ कौन सी है, R21 है। यहाँ पे कौन सी है, R21 है, इसी डायरेक्शन में। इसकी दिशा कैसी है, ऐसी है। तो बताओ त्रिभुज की दो भुजाएं होगी, तो तीसरी भुजा यही होगी, तीसरी भुजा ये होगी, ठीक है। कौन से क्रम में रहेगी, विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम क्या होगा, देखो ये इस डायरेक्शन में है, मैं आपको बता दूं। तो तीसरी भुजा इस क्रम में रहेगी। और कौन सी रहेगी, R2। देखो ये R1 आ चुका, R2 आ चुका, तो R2 रहेगी। और ये R2 किसके बराबर होगा, R2 बराबर होगा इन दोनों के योग के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर प्लस R21 का वेक्टर। ये चीज़ समझ में आ गई क्या।
मैं क्या बोल रहा हूँ, त्रिभुज सदिश योग नियम से हमने क्या लिखेंगे, R2 को क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 1 वेक्टर लिखेंगे। जरा यहाँ से आप निकालो, यहाँ से आप R21 निकालो, तो ये प्लस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, R21 वेक्टर क्या होगा, यहाँ से R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक तो इसको याद रखना है आपको कि कहीं पे भी R21 लिखा हुआ मिल गया है तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। और याद रखने का तरीका ये है, 2 1 है तो 2 1 में से 2 1 ही घटाना है, 2 में से किसको घटाना है, 1 को। एक बार हमने त्रिभुज OAB लिया, OAB लिया, अब की बार इसका विपरीत लो, OBA। देखना जरा, एक त्रिभुज यहाँ पे लो OBA से सदिश योग नियम कर रहे हैं ना, O के बाद जहाँ पे जाना B है, तो क्या लिखेंगे, पहले R2 वेक्टर लिखेंगे, R2 वेक्टर लिखेंगे, OB फिर A के पास जाना है, तो इस दिशा में कौन सा वेक्टर आएगा, R12 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे R12 वेक्टर। अब तीसरी भुजा कैसी आएगी, विपरीत डायरेक्शन में आएगी क्या, ठीक है, और जिसका नाम क्या है, यहाँ पे विपरीत डायरेक्शन में कौन है, R1 है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा R1 वेक्टर। तो बताना इस R1 का मान क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा क्या, किस नियम से, सदिश योग नियम से। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, R1 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर। जरा अगर मेरे को R12 निकालना होता तो ये प्लस का इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से निकालो R12 वेक्टर, निकालो कितना आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इन दोनों रिजल्टों को लिख रहा हूँ, बाकी सबको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखना जरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, देखना जरा। अब इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना, यहाँ पे है F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर। और देखो R21 केप लिखा हुआ है, केप को कैसे दिखाते हैं, पहले तो R21 वेक्टर लिखेंगे, फिर R21 का क्या करेंगे, परिमाण लिखेंगे, ठीक है, ऐसे तो करते हैं। अब जरा देखना, यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर यहाँ पे है और R21 ये रहा, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर का क्यूब लिख सकते हैं क्या, क्यूब कर देंगे। देखना, जब तक एकांक सदिश रहता है, ठीक है, जब तक एकांक सदिश रहता है तब तक तो यहाँ पे स्क्वायर होता है, लेकिन जैसे ही एकांक सदिश को हटाते हैं नीचे क्या लिखना पड़ता है, मेरे को क्यूब लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या बच चुका है, ये भी बच चुका है ना, R21 का वेक्टर, ठीक है। ये किसके बराबर है, F21 वेक्टर के बराबर। फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। ये किससे निकाला मैंने, इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से ये निकाला। जैसे मैंने इस इक्वेशन से ये निकाला है, वैसे इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 का क्या लिखेंगे, केप। जब इस केप को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार तो R12 का वेक्टर और एक R12 का केप मोड परिमाण। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। देखो R12 कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। और फिर इस R12 को ऐसे कैसे ही रहने देना है यहाँ पे, ठीक है, F12 वेक्टर। तो दो इक्वेशन बन चुकी है, इन दोनों पे ज़रा ध्यान देना, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। बाकी सबको मैं इन सबको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, तो याद रखना, ठीक है। यहाँ तक एक बार आप इसको उतार लो, एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं क्या लिखूँगा, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21। देखो R21 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 में से किसको घटाना है, 1 को, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले को देखो मैं क्या लिखूँगा, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब। इसकी जगह R12 वेक्टर की जगह R1 माइनस R2 वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। ज़रा एक चीज़ बताना मेरे को, ये दो फॉर्मूले आ चुके हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड देंगे। दोनों में क्या कॉमन है, आपको लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, क्या क्या चीज़ कॉमन है, देखो
Q1 Q2 Q1 Q2 अलग ये दोनों चीज़ें हैं R12 और R21। R21 यहाँ पे है और R12 यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन जरा गौर करना, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये दोनों क्या है, परिमाण में समान है, दिशा क्या है, अलग है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों ही क्या है, परिमाण में तो बराबर है और दिशा क्या है, विपरीत है। तो दिशा की बात नहीं कर रहे, परिमाण तो बराबर है, इसका मतलब 1 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले को देखना जरा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, F12 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 और R12 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 1 वेक्टर का क्यूब। और देखना यहाँ पे R1 माइनस R2 है और यहाँ पे R2 माइनस R1 है। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अब इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, इक्वेशन थर्ड। अब जरा बताना इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में क्या क्या सिमिलर है। हमने देखा ये पूरा देखो KQ1 Q2 KQ1 Q2 यहाँ पे भी है, R21 यहाँ पे भी है, R2 माइनस R1 यहाँ पे भी है। कहने का मतलब देखो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, 1 व 3 से, तो हम क्या करेंगे 1 व 3 से, 2 मिनट वेट, 2 मिनट वेट, चुपचाप 2 मिनट वेट। अब न बोली बीच में, चुपचाप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 से देखना जरा। मैं 3 वाली को क्या करूँगा, F12 ऐसे कैसे, माइनस की जगह माइनस, ये माइनस की जगह माइनस। अब जरा देखना ये पूरा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पूरा सिमिलर इसकी बराबर है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F21 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, F21 वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो जरा देखना यहाँ से क्या पता चला, 1 2 1 पे बल 2 के कारण और 2 पे बल 1 के कारण। कहने का मतलब इस पे बल ये आवेश जितना लगाएगा उतना ये बल इस आवेश, मतलब देखना जरा, जितना इस आवेश पे बल Q2 लगाएगा उतना बल Q2 पे बल Q1 लगाएगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। ये जो चिन्ह है किसकी दिशा को दिखा रहे हैं, बल की विपरीत डायरेक्शन को। कहने का मतलब जैसे ये Q1 है ये Q2 है, ये Q1 इस Q2 पे जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये Q2 Q1 पे लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी दोनों की। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला दोनों बलों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। दोनों बलों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। अतः स्पष्ट है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है दोनों बलों की दिशाएं, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत है, विपरीत है एवं परिमाण क्या है, बराबर है। परिमाण में क्या है, बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब Q1 Q2 पे 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो Q2 भी Q1 पे कितना न्यूटन का बल लगाएगा, 5 न्यूटन का, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में लगाएगा। अतः ये कौन सा नियम है न्यूटन का, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अतः यह क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। आपने 11th क्लास में देखा होगा न्यूटन का थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया। कहने का मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु भी जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु भी उतना ही बल लगाएगी, लेकिन दिशा क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। इससे ये स्पष्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक एक बार इसको आप उतारो। तो इस नियम को एक बार मैं वापस से पूरा थोड़ा सा डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना जरा, 2 आवेश लिए थे हमने, 2 आवेश लिए थे। देखना जरा, एक आवेश था Q1, दूसरा आवेश था Q2। दोनों के स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R1 और क्या था यहाँ पे, R2 वेक्टर था। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक बार तो हमने ली थी। देखो इस Q1 ने इस पे बल लगाया था F21 वेक्टर, Q2 ने Q1 पे बल लगाया था F12 वेक्टर। एक बार ये दूरी ऐसे नापेंगे तो यहाँ पे इस दूरी को बोला था मैंने R21, और एक बार ये दूरी अगर ऐसे नापेंगे तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, R12 वेक्टर। ठीक है, फिर हमने देखा था Q1 ने Q2 पे कितना बल लगाया था, Q1 ने Q2 पे बल लगाया था F21, जिसका मान आया था KQ1 Q2 अपॉन दूरी। F21 की दिशा में दूरी कौन सी आएगी, R21। तो देखो F21 की दिशा में दूरी कौन सी आएगी, R21। तो यहाँ पे लिख देंगे R21 का स्क्वायर, फिर R21 का कैप। ठीक है, इसी प्रकार फिर हमने F12 निकाला।
जो कितना आया था के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 का केप। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा ये दोनों बल क्या है। जब इनको सोल्व किया तो हमने देखा जब इन केप को हटाया हमने यहाँ पे तो क्या मिला था के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर और इसका क्यूब। इस केप को हटाएंगे तो R21 वेक्टर और R21 वेक्टर का मोड, परिमाण निकाल देंगे। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 वेक्टर और R12 वेक्टर का मोड। ठीक है, केप को हटाने के बाद ऐसा आएगा। फिर देखो जरा, हमने देखा था कि R21, एक तो ये R21 और एक R12, हमने देखा R12 और R21 दोनों ही क्या होते हैं, परिमाण में क्या होते हैं, बराबर। क्योंकि एक बार यहाँ से दूरी नापोगे, वही दूरी अगर यहाँ से नाप लोगे चेंज थोड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब ये दोनों दूरियाँ क्या होती है, बराबर। तो इस नीचे वाले हिस्से से तो कोई मतलब ही नहीं है हमको। अब R12 और R21 को क्या लिखा था, यहाँ पे देखना, F21 वेक्टर को क्या लिखेंगे, यहाँ से के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का, देखो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है R21, और R21 का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर लिखेंगे इस नीचे वाले को। यहाँ पे देखना के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का क्या लिख देंगे, क्यूब, और R1 माइनस R2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा R12 का मतलब R1 माइनस R2। फिर हमने देखा था इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर का ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने देखा है कि ये सभी बराबर हैं। यहाँ पे देखना F12 ऐसे कैसे लिखा मैंने, माइनस की जगह माइनस लिखा। अब जरा देखना यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसके बराबर है, के Q1 Q2 के Q1 Q2, R2 माइनस R1 R2 माइनस R1। लेकिन यहाँ पे R2 1 है और यहाँ पे R12 है। आपको पता है ये दोनों ऑलरेडी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या F21 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था, F21। और यहाँ से हमने देखा कि जो दोनों आवेश है एक दूसरे पे समान परिमाण का बल लगाते हैं लेकिन विपरीत डायरेक्शन में लगाते हैं, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। हमने देखा कि जितना Q1 इस पे बल लगाएगा उतना ही Q2 भी इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, और दोनों की परिमाण क्या रहेंगे, बराबर, और दिशा अलग अलग रहेगी। जैसे Q1 ने Q2 पे 5 न्यूटन का बल लगाया तो Q2 भी Q1 पे कितना बल लगाएगा, 5 न्यूटन का, वो भी किसका, -5। और ये माइनस किसको दिखा रहा है, दिशा को दिखाएगा कि विपरीत डायरेक्शन में है। ठीक है।